डिस्पाइट ऑफ कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू हियर कि यूनिवर्सिटी की तालीम कोई पॉइंट नहीं रखती, मुझे तो बहुत मज़े आए. मैंने 47 कोर्सेज दैट आई स्टडीड इन माय बिजनेस एजुकेशन आई थिंक वाज रिमार्केबल. फ़र्क ये था शायद कि मैं साथ काम कर रहा था, तो जो चीज़ें हम पढ़ते थे ना उसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी. यानी मैंने ब्रांडिंग मार्केटिंग पढ़ा तो साथ मैंने टॉर्क बना दिया था, तो टॉर्क के अंदर वो चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो गई. Assalamu alaikum khawatine wa hazrat, welcome to the new episode of that Back to Basics podcast. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज वी हैव वन ऑफ द माई अमेजिंग गेस्ट जिनको काफ़ी अरसे से मैं बुलाने का सोच रहा था, बट समहाउ ही वाज वेरी बिजी, टाइम मैच नहीं हो रहा था एंड ही वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द प्लेस. लेकिन फाइनली ही इज़ इन इस्लामाबाद, बट आई केम टू नो ही लिव्स इन इस्लामाबाद नाउ. उमैर जालियावाला, कैसे हैं सर आप? वेरी वेल नईम, थैंक यू. हाउ आर यू? I'm doing fantastic. Sir, you are the founder of Torque. You're a keynote speaker. You are a soft skills trainer, learning facilitator, motivational speaker. Sir, ये हो क्या रहा है? कितने काम कर रहे हैं आप? बस ये आई थिंक कम्युनिकेशन टैलेंट है मेरा, रियल पैगाम पहुंचाना, और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आके जुड़ जाते हैं. तो इंटरेस्टिंगली मैंने शुरू तो एज अ ट्रेनर किया था, बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग्स नौजवानों के साथ. लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर कुछ पीसेस ऐसे होते थे जो कि मुझे क्लाइंट्स कहते थे कि आपने ये ज़रूर कराना है. तो वो पीसेस जब मैंने इकट्ठे किए तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया. फिर बेशुमार जब ट्रेनिंग्स कराई, ज़ाहिर है एज अ ट्रेनर आप राइज करते हैं, इदारों के साथ काम करते हैं, हुकूमती सतह पे काम किया, बड़े डोनर्स के साथ काम किया, तो एक कंसल्टिंग एक्सपीरियंस भी डेवलप हो गया. सो लर्निंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन एंड स्पीकिंग, दिस इज़ व्हाट आई डू. और इन तमाम की जो थीम है वो है लर्निंग एंड इम्पार्टिंग ग्रेट लर्निंग मैसेजेस, गेटिंग पीपल टू राइज, उनकी नॉलेज भी बढ़े, सलाहियतें भी बढ़े, और सबसे अहम कि उनका रवैया बेहतर हो दुनिया को देखने का. So you have done your bachelor's from IBA. So do you think IBA played a very vital role in who you are today? I didn't graduate from IBA. I have an IBA degree. I graduated from a small university called Comics, जो कि affiliated था IBA से. And despite of contrary to what you hear कि यूनिवर्सिटी की तालीम कोई पॉइंट नहीं रखती, मुझे तो बहुत मज़े आए. मैंने 47 कोर्सेज दैट आई स्टडीड इन माय बिजनेस एजुकेशन आई थिंक वाज रिमार्केबल. फ़र्क ये था शायद कि मैं साथ काम कर रहा था, तो जो चीज़ें हम पढ़ते थे ना उसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी. यानी मैंने ब्रांडिंग मार्केटिंग पढ़ा तो साथ मैंने टॉर्क बना दिया था, तो टॉर्क के अंदर वो चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो गई. साथ में स्कूल ऑफ लीडरशिप के इतने प्रोग्राम्स कर रहा था, तो फाइनेंसिंग, बजटिंग, कैसे आप एक इदारे को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, उसको कैसे सस्टेन करते हैं. फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जो कोर्सेज पढ़ते थे, साथ टीमें हायर कर रहे थे, यंग लोगों को डेवलप करते थे, खुद सीख रहे थे. तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस थी. एंड आई थिंक कि मैं इसीलिए बहुत अच्छी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करा पाया, क्योंकि मैं बिज़नेस समझता था, मैंने उसको जाना था. मैंने बिज़नेस लगाया तो नहीं था, लेकिन बिज़नेस पढ़ा था. सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट गेव मी ग्रेट रिफाइनमेंट, इट गेव मी ग्रेट लैंग्वेज, इट गेव मी अंडरस्टैंडिंग. आई फील कि यूनिवर्सिटी जो है ना उसका काम होता है आपको एक टेम्पलेट देना, दुनिया को व्यू करने का. जब आप एक बिजनेस ग्रेजुएट बन के निकलते हैं तो आपको दुनिया में बिजनेस नज़र आना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, एंड यू कैन सी दैट हाउ द बिजनेसेस वर्क. इफ़ आई वॉज एन इंजीनियर तो मैं इसी तरीके से पुल को देख के रुक जाऊँ तो देखूँ. सो आई फील दैट इट गेव मी दैट टेम्पलेट एंड आई एम ग्रेटफुल. IBA, I did a few courses at during my time, and it was a different kind of a relationship because we were not direct students. So थोड़ा सा उस पर लड़ाई झगड़े होते थे because हम affiliated थे, सौतेले थे. But all in all, I do feel that the education gave me a whole lot. How were you as a student? Like क्या करते थे, क्या एक्टिविटीज़ होती थी, किस किस्म का लाइफस्टाइल था आपका ड्यूरिंग योर कॉलेज? उसकी बात नहीं करूँगा, बट स्पेसिफिकली डिग्री, वो जो 4 साल आपने गुजारे, हाउ वाज लाइक योर लाइफस्टाइल एज अ स्टूडेंट? क्या करते थे, क्या मसरूफियात थी उस वक्त? It was very interesting. I think initially I was misunderstood. शायद मैं था भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोचता था, टीचर्स को चैलेंज करता था, सवाल पूछता था, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इस किताब से क्यों नहीं कर रहे, फला ऑथर तो ये कहता है, बिकॉज आई वॉज अ रीडर. सो आई थिंक आई वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. कुछ टीचर्स मेरी वजह से छोड़ के भी चले गए हमारी क्लास को. सो इनिशियली मुझे क्लास की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस मिलता था, फिर क्लास में भी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हो गई. सो आई थिंक आई फेल्ट दैट आई वॉज अंडरस्टूड एंड आई हैड ग्रेट बॉन्ड्स देयर. आई वॉज द ओनली स्टूडेंट विद अ लैपटॉप. सो मेरा जो लैपटॉप था उस पर हम सारी प्रेजेंटेशंस क्लास की बनती थी, उसी पे चीज़ें हो रही होती थी. आई वॉज अ स्टूडेंट हु वॉज अर्निंग, सो आई हैड द मनी एज वेल. आई हैड माई ओन बाइक एंड
So I do things and I was able to do things that I think students miss out on. Plus last thing that differentiated me as a student was कि मैं 1-2 बजे फारिग होते थे तो फिर मैं काम पे चला जाता था. और काफ़ी सारे मेरे कॉलीग्स जो हैं कैंपस पे बैठे रहते थे. कैंपस पे 1.5-2 घंटा तो वैसे ही चलता है क्लास ख़त्म होने के. हमारा ये होता था कि क्लास ख़त्म हो और भागना है काम पे. So I think I would do that 3 to 9, 3 to 10 every day. That was my 3-4 years of doing my bachelor's. And that gave me a whole lot of strength. It gave me relevance. It gave me a deeper level of understanding. और जो लोग कहते हैं ना कि किताबी बातें, मेरे लिए कोई बात किताबी नहीं थी. वो हकीकत की बातें थी. वो मैंने इस्तेमाल करनी थी, मैंने लगानी थी. So I think as a student I was that. I was different. I would ask questions. I was equipped. I was earning. And so student life in the university I would say was great personal development. कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी आप सीख रहे होते हैं नई चीज़ें, और जिस इदारे में काम कर रहे थे वो भी सीखने सिखाने का काम करता था. सो आई वाज सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग एम्बेसडर. मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स में आए. कुछ स्टूडेंट्स ने हमारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की. दे वेंट ऑन अ डिफरेंट ट्रैक. माई फ्रेंड्स बिकेम एंटरप्रेन्योर्स. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि एक सर्किट बन जाता है आपका जिसमें आप भी अपनी एनर्जी ब्रीथ कर रहे होते हैं और भी कॉलीग्स कर रहे होते हैं. सो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी पॉजिटिव. नॉर्मली हमने देखा है अपनी सोसाइटी में प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से कि यार आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो. बट you got into this whole marketing and branding side. So were your parents supportive of you कि उन्होंने कहा, आपको कभी ये कहा कि यार आप डॉक्टर क्यों नहीं बनते? माशरे में तो डॉक्टर्स और इन सब की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, बट you completely wrong went into the other direction. So what about that? It was challenging. My parents did not understand क्योंकि हम एक यूथ इदारा थे, तो ये क्या काम होता रहता है और तुम लोग. मुझे याद है कि जब मैंने बैचलर्स कर लिया उसके बाद मैं इदारों में था. मैं आपको जो बता रहा था, आई वाज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई वाज वेरी पॉपुलर ट्रेनर बैक देन. एंड डिस्पाइट ऑफ दैट माय मदर वुड आस्क मी कि अच्छा एमबीए कब करोगे. कोविड में भी कहती थी नौकरी कर लो कहीं पे, और तुम क्यों इतनी खप में पलते रहते हो. एंड मे बी माई डैड डिड विश दैट वी वुड वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल, and we did not bring that wish true, not my brother. So I think पेरेंट्स की विशेस होती है, लेकिन मुझे बाद में ये समझ आया कि उन विशेस के पीछे कुछ वजूहत होती हैं. उन्होंने एक ट्रैक देखा होता है, उन्होंने मुश्किलात देखी होती हैं. My dad broke through his family, got himself educated. He was the only one who worked for a multinational in our entire khandan. So to him it was a big deal, and he wanted his sons to become big deals, right? To be protected, to earn the money. I think that's what all parents wish. So later on, जब मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए, जब मुझे उनकी क्लास के स्टूडेंट्स गेस्ट स्पीकर बुलाते थे, या वो जिस कंपनी में काम करते थे, मैं वहाँ पे जाके जब मैंने ट्रेनिंग्स कराई, so then he was a father full of pride and he could understand why I was doing that. So मैं ऐसे जवाब दूंगा कि चैलेंजेस ज़रूर थे, उन्हें भी समझ नहीं आता था, ज़ाहिर है मुख्तलिफ काम था, किसी ने नहीं किया था, लेकिन आपको पेरेंट्स को एविडेंस देना पड़ता है. उनके जो कंसर्न्स होते हैं ना, आपको ये दिखाना पड़ता है कि डैड आई हैव गॉट इट कवर्ड, डोंट वरी, आई एम नॉट गोना मेस इट अप. मैं तबाही नहीं फेरूंगा, मैं उल्टे काम नहीं करूंगा, और मैं यकीनन ऐसा ही काम करना चाहता हूँ जिसमें मैं प्रोटेक्टेड हूँ फाइनेंशियली एंड सोशली. सो आई थिंक जब पेरेंट्स को वो नज़र आता है तो फिर उनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो सपोर्ट बन जाती है. जैसे आपने देखा होगा शादी के वक्त मेरे माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आफ्टर दैट थिंग्स चेंज. सो दैट कपल हैज़ चेंज द पर्सपेक्टिव. देयर फियर्स जो कि वो ख़ानदान कैरी करता था, वो रिजॉल्व हो गए. इसी तरीके से आप पेरेंट्स के भी रिजॉल्व कर देते हैं. You mentioned when you were like doing your bachelor's, you were at the same time working for a company as well. Job किया करते थे like 3 to 9 you mentioned, which is very rare because normally जब हमें पेरेंट्स भेजते हैं ना, पाकिस्तान स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो फॉरेन अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह में शेफ़ और वेटरी की जॉब्स भी कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में ये कल्चर बड़ा कम है. नॉर्मली आपको पेरेंट्स या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इतनी असाइनमेंट्स और क्विजेज होती हैं ना कि यू आर लाइक bombarded with a lot of information that you have to do homework and prepare the assignments and what not ना projects, कि आपको पेरेंट्स भी कहते हैं भाई पढ़ाई पे फोकस दो, जॉब्स वॉब का भी मत सोचो. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? शुड वी रियली फोकस ऑन कंप्लीटिंग आवर स्टडीज विद गुड ग्रेड्स, और वी शुड इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक प्रैक्टिकल एंड जॉब एक्सपीरियंस, एंड विल दैट हेल्प अस लेटर डाउन द लाइन आफ्टर वी ग्रेजुएट?
It's a good question. I would answer it in a way कि मेरे लिए कुछ आसानी थी. I was very good at academics. मैं बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर किए. मैं हमेशा टॉप 3 स्टूडेंट्स में रहा. माशाल्लाह. So that part was covered, right? So I had the allowance to do other things. Number 2, I think that ये गलत बात है कि स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ इतना काम देती हैं कि कोई टाइम नहीं होता. इतनी अय्याशी करता है पाकिस्तानी नौजवान, इतनी पार्टी करता है. मैं आपको क्या बताऊं, ये पार्टी शायद डिस्कोस और क्लब्स पे तो नहीं है मेरी जान, लेकिन सुबह देर से उठने से लेके नाश्ता तैयार मिलना, कपड़े लटके हुए मिलना, अगर पार्टी नहीं है तो और क्या है. सिवियर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस ऐसे अटेंड करते हैं कि दोबारा पढ़ना पड़ती हैं सारी बातें. तो क्या कर रहे होते हैं क्लासेस के अंदर. फिर कैंपस के ऊपर इतना टाइम लगाते हैं इतनी चीज़ों के ऊपर जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी वो एक तफरी होती है यार. इट्स फन, इट्स फ्रेंड्स, गेट आउट्स, गेट अवेज, पिकनिक्स, रिट्रीट्स, वो सारे भी उसी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं. मोहब्बतें भी वहीं पे होती हैं, घंटों की डेटें भी उसी टाइम में लगती हैं. तो नहीं होता तो मेरी जान असाइनमेंट नहीं होता, प्रेजेंटेशन नहीं होती. मुझे नहीं लगता ये कोई बड़े काम है. बहुत छोटे काम होते थे, ग्रुप वर्क में होते थे वो भी, और आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, फोकस करें. लेकिन मैंने अपनी हर असाइनमेंट को इस नीयत से किया कि वो मीनिंगफुल हो, वो सिग्निफिकेंट हो. यानी जो टीचर ने चैलेंज दिया था उस पर उनकी डिमांड होती थी कि एक विजिटिंग कार्ड लेकर आना, कि तुम किसी से मिलकर आए हो. और मैं उस वक्त यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस चला चुका था, तो मैं तो कोई 200 लोगों से मिला था कॉन्फ्रेंस की स्पॉन्सरशिप के लिए, राइट. सो मिलना मिलाना वाज पार्ट ऑफ द गेम. So I used my assignments, and I don't think that they are so harsh on the schedule. It's a mindset. Lastly, आपके grades अच्छे होने चाहिए. I have seen कि जिन लोगों के सिर्फ grades अच्छे होते हैं उनका कुछ खास बनता नहीं है, unless कि उन्होंने PhD ही करना हो या तालीमी काम ही करना हो. तो फिर ज़रूर आपके grades matter करते हैं. Otherwise, you would interestingly see जिन लोगों के grades सबसे कम होते हैं वो सबसे अच्छे कारोबारी बनते हैं. जिन लोगों के ग्रेड्स कम होते हैं लेकिन शख्सियत में ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्किल्स ज़्यादा होती हैं, वो आपको कंपनीज़ में ज़्यादा जल्दी प्लेस होते हुए नजर आएंगे. और जो टॉप ग्रेड होल्डर्स ऑफ द बैच होते हैं वो जॉबलेस घूमते हैं या उनसे ना बिजनेस लगाया जाता है. सो आई वुड इनकरेज यू नॉट टू से कि ग्रेड्स पे फोकस ना हो. आप ज़रूर स्ट्रगल करें, स्ट्राइव करें. एक इम्तिहान है, आप उसके जवाबात सीखें, आप उसको हल करने का तरीका निकालें, अपने अंदाज में पढ़ने के तरीके निकालें, लेकिन उसको फेल ना करें. उसको थ्रू ज़रूर करें. एट द सेम टाइम अपनी इस यूनिवर्सिटी लाइफ को इस्तेमाल करें. क्या पाकिस्तान का हर यूनिवर्सिटी का बच्चा अपने आप को ये टारगेट दे सकता है कि यार बाय द टाइम आई ग्रेजुएट मेरी रिलेशनशिप्स हों इंडस्ट्री में, 20-25 लोगों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हों, ये HR के हों, ये अच्छी कंपनियों के हों, ताकि मुझे उन कंपनियों में मौके मिल सके. क्या स्टूडेंट अपने आप को ये चैलेंज कर सकता है कि वो अपने 4 सालों में कोई एक ऐसी तहकीक करे, कोई एक ऐसा असाइनमेंट, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करे जो कि बड़ी इंसाइट्स लेकर आए ऑन द टेबल? क्या वो अपने आप को ये चैलेंज कर सकता है कि इन 4 सालों में वो 2-3 छोटे छोटे बिजनेसेस आजमा ले, कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग गिग से कमा ले, कोई अमेजॉन स्किल्स बना ले, या तो ऑन ग्राउंड रियल सेटिंग के अंदर जिसको हम फिजिकल टर्फ कहते हैं उसके ऊपर कोई काम कर ले? आप देखेंगे उन्हीं 4 सालों में स्टूडेंट्स हैं जो कि कितने बड़े बड़े इवेंट्स लगाते हैं कैंपसेस पे, उस पर कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर आते हैं, स्पॉन्सरशिप्स रेस करते हैं. ये स्टूडेंट ज़िंदगी भर एक अलग माइंडसेट कैरी करते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि अपनी यूनिवर्सिटी टाइम को ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी शख्सियत बनाने पे, अपने ताल्लुकात बनाने पे. जहाँ आपने तालीम हासिल करनी है, एट द सेम टाइम आपका पर्सन जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए. दैट पर्सन नीड्स टू ग्रो. Fast forwarding to when you become like an amazing trainer, I was like going through your LinkedIn, and I read in your descriptions that how you make your sessions a roller coaster ride, how you're able to do that, and how you can make people connect and cry and really motivate them at a level. जब वो आ रहे होते हैं तो किसी और माइंडसेट से आ रहे होते हैं, जब जा रहे होते हैं तो completely उनका माइंड शिफ्ट चेंज हो जाता है. How you are able to do that? Allah is most kind. ये इंसान की सबसे बड़ी सिफात में से एक है, eloquence, our ability to transmit messages in a way that a group would cry, a group would laugh. So how do I do it? I think मेरा creative process थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी ट्रेनर्स के मुकाबले में. मैं चलते फिरते बहुत कंटेंट उठाता हूँ, इर्द गिर्द की चीज़ों से बहुत उठाता हूँ. मैं कोई गाना भी सुन रहा हूँ तो वो आपको मेरी ट्रेनिंग में फिर सुनाई देगा. सो आई थिंक वो बिल्कुल रेलेवेंस जो स्ट्राइक करना होता है ना, एक कल्चर के साथ, एक इदारे की पल्स के साथ. लोग स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ ना तो उनके जो टॉप इश्यूज होते हैं मैं उनको पोक करता हूँ.
सो दैट जो मैं कंटेंट उनको सिखा रहा हूँ ना वो उनको अलग ना लगे, वो उनको अपनी ज़िंदगी से मिलता हुआ लगे। नंबर 2, अपने आप को करेजियस बनाएं, टेस्ट करें चीज़ें। मैंने मौसीकी के साथ भी ट्रेनिंग कराई है, बहुत ही मज़ेदार चलती है। मैंने समंदरों पे ट्रेनिंग कराई, अमेजिंग, पहाड़ों पे ट्रेनिंग्स, चलते हुए बसेस के अंदर। मलेशिया में एक टूर लेके गया, 1 हफ्ता मैं उनको बस में बातें सुनाता था। हम जिस जगह पे जाते थे उस जगह की तैयारी कराता था, फिर वो एक्सरसाइजेस करते थे, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होता था तो ज़्यादा लोग करते थे बिकॉज ऑफ दैट टॉक दैट वुड हैपन इन द बस। सो आई थिंक करेजियस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकें, क्रिएटिविटी दिखा सकें। एंड नंबर 3 थिंग, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट more than the curriculum, the participant is important for me. You know, ऑर्गेनाइजेशन टास्क करती है कि आपने ये सिखाना है, एक कैंपस आपको बुलाता है तो कहता है ये कराना है, वो आपने ज़रूर कराना होता है, लेकिन there is an elephant in the room. And I like telling people that, hey guys, this is the elephant. The participants want to address something. They are full. जब एक इदारा एक ग्रुप को बेचता है ना, वो भरे हुए होते हैं, उनका कोई मसला चल रहा होता है और ट्रेनिंग होती है कुछ और। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से उनको एक साथ ला सकूँ, यानी पल्स पे खेल सकूँ। लोग जो वाकई, फॉर मी द पार्टिसिपेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द करिकुलम। डजंट मैटर, यू कैन मिस आउट ऑन द करिकुलम अ बिट, बट इफ द पार्टिसिपेंट इज विथ यू, then even if you do less, it will be transformational, it will create that impact. But you are connecting people and making them cry in this whole roller coaster ride. Like, how are you like thinking? I'm just curious to understand like your research process, like how you are doing that. सही है, आपका research करने का अंदाज कुछ और है, like you learn on a go. But other than that, are these skills, or I would say these traits, were the gift of your mentors to you? Like they teach you how you come across it, like bachelor's mein padha, because this is very unusual. Yeah. I think education plays a big role. आपकी अपनी तालीम से बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे फादर बहुत इंक्लाइंड है लर्निंग की तरफ। माशाल्लाह इज़ 71 नाउ, माशाल्लाह, ज़िंदगी दे। वो अभी तक पढ़ रहे होते हैं, वो अभी तक मुझसे पूछ रहे होते हैं, अच्छा वहाँ पे तुमने क्या करा है, मुझे उसकी स्लाइड्स भेजना। मैं शर्मिंदा होता हूँ कभी कभी कि नहीं, मैंने इतना अच्छा नहीं करा है, मैं क्या भेजूँगा। बट ही इज़ इंटरेस्टेड, सो आई कैरी दैट फ्रॉम हिम. Then I think at a very young age, I got some brilliant trainers, brilliant teachers. And I'd like to mention them: Shireen Naqvi, Kamran Rizvi. These are like Sufis in a suit, you know. These are people who were in business, but not for business. And their whole point was कि लोग develop करें, लोग grow करें. तो हमारा बहुत सारा कंटेंट इनिशियल जो है वो हमारे उस्तादों से आया. उनका कहाँ से आया? उन किताबों से आया जो हमने फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ी. I must have read about 500 books being a teenager, you know, when I started training. So I already had content. I had so much content flowing out. और तुम कह रहे हो ना कि कैसे वो, you know, at times I have not planned that story to come out at that moment. But I have understood it. And during the session, somehow it plugs in just at the right moment. Or somebody asks the question and you have an answer. That's the importance of learning and constantly learning. वो plug in होती रहती हैं चीज़ें. इसके साथ साथ देखिए, मैंने बहुत सारे TOTs अटेंड किए, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स. सो व्हेन यू स्टार्ट आउट, तो बिकॉज आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट, सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बड़ी दुनिया हो गई. तो मैं तुम्हें एक मिसाल दूंगा. जिस तरह मुझे एक इदारा है लीवाइस ने मुझे रिटेल कस्टमर सर्विस सिखाई कि एक रिटेल स्टोर पे उमेर होना क्या चाहिए. वो 500 पेजर के मैनुअल थे, 2 बड़े बड़े, जो मैंने NDA साइन किया और लीवाइस से लेकर आया. मैं पढ़ के अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ एक रिटेल स्टोर में क्या होना चाहिए, राइट. उनकी रिसर्च थी कितने, मतलब आई थिंक 1860 से लीवाइस. वाओ. एंड दे आर द मास्टर्स ऑफ इट एंड दे न्यू इट एंड दे वांटेड टू ट्रेन देयर स्टाफ, राइट. सो दे एंगेज्ड मी एज अ ट्रेनर. इसी तरीके से ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे बेशुमार डेवलपमेंट के मौजूआत पे, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स पे भेजा. जब मैं वो करके आता था फिर मैं पाकिस्तान में उनको रोल आउट करता था. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एज अ ट्रेनर इतने सारे टूल्स सीख लेते हैं, इतने सारे मेथड सीख लेते हैं कि फिर आपके यू नो टॉपिक्स इन रेलेवेंस चेंज होते रहते हैं. यू नो डिफरेंट थीम्स होती हैं, बट यू हैव मैनी मेथड्स. नाउ व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफ्स अस, दे गिव अस अ नीड सेट कि हमें ये डिलीवर करना है. हम वो नीड सेट उठाते हैं और उसके गिर्द देखते हैं, अच्छा ये कराने के लिए वो द लीडिंग ऑथर्स,
what are the leading thoughts that this organization wants in its team. फिर हम उसको डिज़ाइन करने के लिए 1 से 2 दिन का प्रोग्राम, जो भी उसकी डिमांड है उसको डिज़ाइन करते हैं. उसके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि इस प्रोग्राम के आखिर में लोग ये 3 ख्याल जान के निकलें, इनको आजमा के निकलें और इन पे एक्शन प्लान बना के निकलें कि अब वो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे. सो वो उसके अंदर कुछ साइंस है. मिसाल के तौर पे लोग मुख्तलिफ चीज़ों से सीखते हैं, कुछ कहानियों से सीखते हैं, कुछ वीडियो से सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, कुछ सोच के सीखते हैं, उनको छोड़ देना पड़ता है. इसी तरीके से कुछ लोगों को पसंद होता है आप हमें कुछ करा क्यों नहीं रहे. कुछ लोग कहते हैं आप हमें बहुत कुछ करा रहे हैं, आप हमें बिठा क्यों नहीं रहे. So you have to basically create a menu, a buffet, right, to cater to those learning styles. So मैं उसको बहुत rigorously follow करता हूँ. मेरी सारी trainings में मुख्तलिफ learning styles engage होते हैं. And lastly, it is also on the kind of audience that you're working with. So मिसाल के तौर पे you can have a communication skills program for leaders, for frontline. अब वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन उसका कंटेंट तुम समझ सकते हो कि जब आप एक फ्रंट लाइन से बात कर रहे हैं तो उसका फोकस होगा कस्टमर के साथ. तो आप उसको उठा के स्लाइस करेंगे. अच्छा, कस्टमर से मुलाकात कैसे करते हो, उसके अंदर क्या क्या करते हो, अच्छा इनके पीछे साइंस क्या है, जब तुम ऐसे बैठते हो, जब तुम ऐसे बात करते हो, जब तुम प्रोडक्ट ऐसे पिच करते हो. सो वी ब्रिंग दोज टूल्स इन. बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ लीडर, दैट्स नॉट व्हाट द फोकस इज. लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं कि उसने ट्रस्ट कैसे विन करना है, डिफ़िकल्ट न्यूज़ अपने इदारे के साथ कैसे शेयर करनी है, एक नया लॉन्च प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं, नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस पे आपने लोगों को मोबिलाइज करना है. सो इट्स मोर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और उस लेवल के कम्युनिकेशन पे आप फिर उस लेवल की चीज़ें परस्यू करते हैं. सो आई वुड से दिस ऑनेस्टली, दैट अ लॉट ऑफ क्लाइंट वर्क गेट्स यू इनटू रिसर्चिंग कि यार ये मसला है, अब इस पे क्या हल मौजूद हैं. सो यू आर लर्निंग कॉन्स्टेंटली एंड प्रोड्यूसिंग. Amazing. There is a lot of things going behind Umair Jaliawala to make him the Umair Jaliawala that he is today. And there's a lot of team. You see, at the end of the day, एक trainer चढ़ जाता है. I was always, alhamdulillah, powered up by such an amazing young team which would put itself out there. So from client relationships to making materials to organizing events, it was Umair Jaliawala, the trainer, who got popular. But there are a whole lot of people who do the work, and I'm grateful, especially to people जिनकी acknowledgement सबसे कम होती है. वो ट्रेनर मटेरियल लाता है ना, तो एक टीम ने वो मटेरियल प्रोक्योर किया होता है, बाजारों में जाके उसको उस अंदाज में और उसको उस ऑन ग्राउंड डिलीवर कराना. लॉजिस्टिक्स में तो पहुंच जाता हूँ, पीछे सामान भी आता है. सो आई थिंक बिहाइंड every individual there are a whole lot of people, and behind every success, behind every movie, there is a behind the scenes, which is very dull and boring. But without that, there is no screen, there is no magic. सर आजकल एक नैरेटिव है, एजुकेशन वर्सेस स्किल्स की बात होती है, एंड आई सी दिस गेटिंग वेरी कॉमन नाउ डेज के हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के, दे से कि यार एजुकेशन को गोली मारो, बैचलर्स तो रट रटाया सिस्टम है, कोई फ़ायदा नहीं है, स्किल्स पे फोकस करो. तो हाउ वुड यू डिफेंड दैट? डू यू थिंक कि भाई स्किल्स पे ही काम करो, या ये एजुकेशन का क्या रोला बना हुआ है आज? ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि बातें करते हैं, वी विल गेट इन टू दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, बट स्टिल मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि इज़ इट रियली द ट्रूथ कि यार गोली मारो एजुकेशन को, स्किल पे ही काम करो, और स्किल तो क्या है, साल में सीख लोगे, 4 साल की डिग्री का क्या फ़ायदा? एक तो आप गोली मार रहे हैं, दूसरा आप एजुकेशन को गोली मार रहे हैं. तो ये दोनों बातों से सर बहुत बड़ा इख्तिलाफ है. ना मैं गोली मारने, this is not my perception and that is not my thing. That is what I'm hearing from people all around me these days. You're right. I would just like to say that एजुकेशन का मकसद पैसे नहीं होता. तालीम का मकसद आपको बेहतर बनाना होता है. In terms of आपके ज़ाविये बेहतर बनाना होता है. आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं? क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? ये कुरान की आयत है, राइट? उसने इल्म को फ़र्ज़ किया है हमारे ऊपर. सो ये जो एजुकेशन वाला जो काम है ना, जो तालीम और तरबियत लफ्ज़ से मिल के बनता है, ये तो इसका मकसद पैसे तो नहीं होता. इससे करके आप कुछ ऐसा बन जाते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं फिर. और ये गलत बात होती है. मैंने तो अक्सर इंजीनियर्स को देखा है वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, अक्सर MBAs को देखा है वो कुछ और काम कर रहे होते हैं. सो मैनी अ टाइम्स, एंड दे वुड बी ग्रेटफुल to their education for giving them the mindset, for giving them a whole lot of abilities, developing that and giving them the skills that they could apply anywhere. So मैं IBA का let's say मेरे पास डिग्री है,
तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ तो नहीं था कि मैंने ये काम करना है। मैं कर तो बहुत सारे काम सकता हूँ, मैंने किए भी हैं बहुत सारे काम, बहुत में फेल भी हुआ हूँ, राइट? सो एजुकेशन आप ऐसे देखें कि आपने इस भरी दुनिया को सेंस बनाना है, राइट? दुनिया का आपने सेंस बनाना है। क्या स्किल बनाने से सेंस आ जाता है? स्किल बनाने से धंधा कर सकते हैं आप, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्किल्ड लोग सेंस नहीं बना पाते। और सेंस बनाना क्या है कि इस पूरी दुनिया की स्कीम में, जिसमें आपके पास एक खूबसूरत मौका है, एक हसीन ज़िंदगी है, आपकी लेगेसी क्या होगी? क्या आप बहुत स्किल्ड थे, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए? वो पैसे तो हर किसी ने कमाने होते हैं यार। अल्लामा इकबाल लॉयर थे, महाना एक केस करते थे। क्यों? बाकी टाइम क्या करते थे? वो कलाम जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पे आ नहीं पा रहे। सो यू हैव टू डिसाइड दैट। सो यस, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी है, सो मैं आपको राइट अवे रिकमेंडेशन दूंगा। तालीम की बात ही नहीं, आप स्किल बनाएं, कोई भी स्किल बना लें। आप अच्छा लिखते हैं, आप फ्रीलांसिंग सीखें और ऑनलाइन वो काम करना शुरू कर दें, ताकि आपके पैसे आना शुरू हो जाएं। पैसे आ गए, अब आपने क्या करना है? उसका जवाब आपको मिलेगा तालीम से, उसका जवाब आपको मिलेगा एक डिस्कवरी प्रोसेस पे जाने से। आज की तालीम वैसी नहीं है जैसे हम सुनते हैं, इतना रट्टा नहीं होता। मैंने पूरे 4 साल में बहुत कम चीज़ों पे रट्टा लगाया होगा, बहुत कम चीज़ें मेमोरी बेस्ड थी यार। और मैंने 2004 से 8 में ग्रेजुएट किया, आज तो हम 2021 में बैठे हुए। ये बात आपकी दुरुस्त होगी कि एक टेक इंस्टीट्यूशन शायद वो चीज़ें पढ़ा रहा है जो कि आज के दौर में ऑब्सोलीट हो गई हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी मसला नहीं, ये ग्लोबल चैलेंज है, क्योंकि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से डेवलप की है, उस रफ्तार से एकेडेमिया डेवलप नहीं हुआ और ना हो सकता है। सो शायद हम टेक डोमेन को एक अलग डोमेन ट्रीट कर सकते हैं कि यार इसकी आप स्किल्स बढ़ा के इसमें आप एक्शनेबल बन सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि आप एक बंदा आ जाए और वो कहे मेरे पास स्किल है हार्ट सर्जरी की, और आप उससे अपना हार्ट सर्जरी करवा लेंगे। आप कहेंगे तुम कहाँ से पढ़े हो? इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, राइट? सो बहुत सारी चीज़ों पे हमारी खुद अपनी डिमांड होती है। आज की हुकूमत देख के भी आपकी डिमांड होगी ना कि पता होना चाहिए कि पहले किया हुआ क्या है, यू नो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू से। So I would urge people to, yes, get the skills. Skills lead you to earn money. Skills can transform into businesses. But education is more than that. Education is about you. It's about what you can do. It's about how you're going to view the world. It's about the legacy you're going to create. And I don't think that people who don't go to universities carry the same kind of ideas that a lot of people from universities carry. एक्सेप्शंस दोनों एंड पे आ सकती हैं। बहुत यूनिवर्सिटी वाले भी डम होते हैं और बहुत यूनिवर्सिटी ना जाए वाले भी बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, लेकिन नन ऑफ देम डिफाइन द रूल। दरअसल ये बातें जो सुनने में आ रही हैं ना, ये स्किल्स वर्सेस ये बिग टाइम गुरुज से आ रही हैं, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई है, ख्वाह वो अमेज़ॉन की स्पेस में हो, ख्वाह वो फ्रीलांसिंग की स्पेस में हो, ख्वाह वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्पेस में हो, वट एवर स्किल्स। एंड लोग उनको देख भी थोड़ी मुख्तलिफ नज़र से रहे हैं। उनको एक टीचर का जो रुतबा होता है ना, बात थोड़ी उससे आगे निकल गई है। तो दैट इज़ वाई कि उनका जो आइडियोलॉजी है वो लोगों पर हावी हो गई है, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर थिंकिंग दैट वे। तो आपको लगता है इस तरह होना चाहिए? पीरी मुरीदी में तो मेरा वैसे ही ईमान नहीं है। आई थिंक इट्स अ फॉल्स आइडिया। देयर नो गुरुज रियली, देयर नो गुरुज। एंड मेरा बिलीफ ये है कि अल्लाह ने गाइडेंस लिख दी है, मैसेंजर्स भी भेज के बता दिए हैं कि मुकाबला किन चीज़ों पे है, और उसके बाद आपके पास बेशुमार इल्म वाले लोग आपको इर्द गिर्द मिलेंगे, बेशुमार एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इतना बड़े रुतबे पे पहुंचाना चाहिए कि उसकी हर बात दुरुस्त मान ली जाए। और मैं अपने बारे में भी यही कहूँगा, जो लोग मेरी बातें सुनते हैं, मैं तो सेशन के शुरू में कहता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। येस, देयर आर पीपल, और आपने देखा होगा कि जब एक ब्रांड बनाने की कोशिश होती है ना, बचपन में मैंने कुछ दीनी ब्रांड बनते हुए देखे, तो उन्होंने इमामों के रंग भी अलग कर दिए। सो हालांकि डिस्टिंक्शन थी नहीं जो कहानी सुना रहे थे उसमें, लेकिन अपना ब्रांड बनाने के लिए वो शनाख्त बन जाती है फिर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, और इन्फ्लुएंसर्स को सोचना चाहिए कि वो जो बातें कर रहे हैं, क्या वो एक महज़िब माशरा बनाती हैं आखिर में? क्या हर किसी के पास पैसे आ जाएं तो इससे पाकिस्तान के मसले हल हो जाते हैं? पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास पैसे हैं मेरी जान। बिटकॉइन में हमने 20 अरब डॉलर डाले हुए हैं। 1 अरब डॉलर के लिए हम IMF के पास जाते हैं, 20 अरब डॉलर हमने बिटकॉइन में डाले हुए हैं। ये पैसे वाले लोग हैं।
जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने पैसे बढ़ाएंगे। वो ये भी फैसला कर सकते थे कि वो रक्षा दिला देते, वो ठेला लगवा देते, वो कोई और सेंटर बना लेते, कोई भी काम कर लेते जो इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचाता। इस मुल्क में बेशुमार लोग पैसे रखते हैं जो रियल स्टेट में डालते हैं, उससे किसको फ़ायदा होता है? सो ये माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ होने का मकसद बहुत सारे पैसे बनाना नहीं है। और क्योंकि वो माइंडसेट है पैसे बनाना, तो उसकी सारी तरकीबें सही लगना शुरू हो जाती हैं और हम उसी डगर पे चल पड़ते हैं। नहीं, पाकिस्तान जो है कर्ज़ों में भी डूबा हुआ है। हमारी खातिर ख्वाह आबादी भी गुर्बत की लकीर के नीचे है। आप कह रहे हैं कि भाई पैसा इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और क्यों है गुर्बत की लकीर से नीचे? मैं तो बिजली का काम कराने जाता हूँ, मुझे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। तुम्हें मिल जाता है? तुम इतना रियल स्टेट का काम करते हो, तुम कैसे चलाते हो बंदों को? इस मुल्क में बड़े से लेके छोटे से छोटा तक इतना मुश्किल है उससे काम करवाना, जो कि उसका काम है। ये प्रॉब्लम है इस मुल्क का, इसलिए हम गरीब है। नंबर 2, इस मुल्क की शाहानापन देखें। गरीब मुल्कों में कुछ नहीं होता, गरीबों के घर में टीवी जरूर होता है। मैंने कितने, और ये मोबाइल से पहले के दौर की बात कर रहा हूँ, राइट? टीवी मिलता था। शादियां बड़ी करनी है, मुझे लोग मैसेजेस करते हैं मुश्किल हालात में कि मैं शादी मेरी बेटी की, किसी का इंतकाल हो जाए तो बड़ा कुल लगाना ज़रूरी है। ये मुल्क गरीब नहीं है, इस मुल्क की सोच में गुर्बत आ गई है। इस मुल्क में भीख मांगना तरीका ज़िंदगी बन गया है। ग्रेजुएट्स निकल के एम्प्लॉयर्स से भीख मांग रहे होते हैं। इट्स अ माइंडसेट इशू। नंबर 2, काम नहीं करना चाहते, बैठे बैठे कमाना चाहते हैं। मैं आपको अभी तरीका बताऊं कि आप बैठ के कैसे 5 लाख रुपए में आप मुझे गुरु बना लेंगे। ये आसान तरीकों पे चलने वाले हैं। और नंबर 3, जब आप इसी माइंडसेट को मज़ीद स्टडी करें तो यू विल सी कि जब आप कोई काम निभाते हैं ना, कोई भी काम अल्लाह ने आपको दिया, अगर आप उसको ऑनर करते हैं ना। मैं बहुत छोटा सा काम लेके चला था, यार मैं नौजवानों को ये सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे नौजवान हैं, उनका कॉन्फिडेंस उनके कैंपसेस ने मार दिया। बहुत सारे नौजवान हैं, वो दिलेरी नहीं दिख। मैं सिर्फ ये पैगाम लेके चला था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितने मौके मिले। जब आप कोई काम ढंग से करते हैं ना, तो इतने मौके मिलते हैं, इतने मौके मिलते हैं कि आपकी सारी गुर्बत उड़ जाती है। मैं तो जितने गरीबों को जानता हूँ, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और जो करते हैं उसको निभाते नहीं हैं। सर, गुरुज की बात ही हो रही थी कि यू डोंट बिलीव इन दिस होल गुरुइज्म और पीर और मुर्शिद वाला। सो व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड्स दैट अ टीचर शुड हैव? बिकॉज हमारे यहाँ पर हम किसी को भी टीचर बना लेते हैं। वो सही है, हज़रत अली का कॉल है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया वो आपका उस्ताद है। बट in the current situation that we are seeing right now, and so many gurus that are out there, and people really don't know exactly where they're coming from and what they have in their mind. तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को ये जानने के लिए कि यार ये टीचर बेहतरीन टीचर है, सो व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड्स और क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट शुड लुक इन हिज टीचर कि यार मेरा उस्ताद सही है, बेहतरीन उस्ताद है, ही इज़ एन अमेजिंग टीचर? आपको क्यों एक उस्ताद बनाना है? आज के दौर में एक उस्ताद काफ़ी नहीं है, और शायद कभी भी नहीं था, और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं है। तो आप बेशुमार लोगों से सीखें, जो बंदा सही बात सिखा रहा है उसको सीखें, लेकिन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ना। अगर आप किसी की भी बात को 100% हक मान लेते हैं हर बात को, तो आपने अनफॉर्चुनेटली उस शख्स को एक ऐसा दर्जा दे दिया है जो कि उस शख्स को मुश्किल में डालेगा इवेंचुअली, राइट? अभी हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप उनकी तकरीरें उठा के सुने, ये सारे उनके वादे हैं, राइट? उन्होंने वो सारी बातें की हैं, उन्होंने वो सारी बातें कह दी जो हम पाकिस्तान देखना चाहते थे, वो उन्होंने बात कर दी, हम सब मान गए, राइट? एंड सी हाउ फार इट गोज। सो नंबर 2 पॉइंट इज टू सी एक्शन। गुड टीचर, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरी जो उस्तानी है, मैंने उनके साथ अभी 2 हफ्ते पहले ट्रेनिंग कराई है, और मैं इतना शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो कुर्सियाँ भी खुद लगाती है, वो एक एक एवेल्यूएशन फॉर्म भी फिल करती है, 2 बच्चे बात नहीं कर रहे तो वो उनको भी पकड़ के अलग से बैठी होती है। सो एक्शन देखें, जिसका एक्शन अपने भरम दिखाना है, जो जिसकी बातों में ये ख़त्म नहीं होता कि मैं महाना कितने दिन कर रहा हूँ और कितने कमा रहा हूँ और कितने बिजनेसेस लग गए और मेरी कितनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई। उसका मकसद आपको सिखाना तो नहीं था, उसका मकसद तो अपनी वाह वाह कराना था। सो एक्शंस देखें, सिर्फ बातें ना सुने। नंबर 3, जो भी उस्ताद हो, मेरी नज़र में एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्दों को अपने से आगे देखना चाहता है। मेरे साथिज़ा थे, मैं उनके साथ बहुत सारी
चीज़ों में साथ काम करता था और फिर मैं उनसे बहुत ज़्यादा वो काम करता था और वो हमेशा खुश होते थे, और कहीं कहीं मेरा ब्रांड ज़्यादा बड़ा बन गया और वो फिर भी खुश होते थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको ये नज़र आए ना कि उस्ताद तो बना हुआ है लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप शागिर्द बने, उसका मकसद ये है कि यार लीडर्स और लीडर्स बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। दैट कैन मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस ऑन हु यू बिकम। सिंस हमारे स्टूडेंट्स तबके में और वो लोग जो कि कुछ बनना चाहते हैं उनमें भी काफ़ी खामियां हैं जो यूथ में आप प्रॉब्लम्स इस वक्त देख रहे हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दीज अमेजिंग ट्रेनिंग्स एंड एम्पावरिंग देम इनटू बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट आर लाइक द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री? द हिस्टोरिकल बैगेज, मैं आपके ऊपर अगर 50 किलो की बोरी डाल दूं तो और फिर आपसे तवक्को करूं कि आप सीधी कमर के साथ चलें, तो मुमकिन नहीं है ये। हमारा बैगेज बहुत ज़्यादा है, हम पे हुक्मरानी हुई है, उस गोरी हुक्मरानी से पहले भी हम पे हुक्मरानी हुई है। जिनको हम कहते हैं ना हमारे थे, हमारे नहीं थे, वो बाहर से आए थे उन्होंने हुकूमत की थी। फिर जब उन्होंने हुकूमत की तो ज़ाहिर है उनका माइंडसेट था कि हम कुछ नहीं है। मुग़ल बादशाह तक कहते थे कि यहाँ लोगों का ना ज़ौक़ है ना टेस्ट है, ना इनसे बाग बनाए जाते हैं ना इमारतें बनाई जाती हैं। फिर अंग्रेज़ सरकार वाले हमें ब्लडी सिविलियंस कहते थे, राइट। सो हम हमेशा ग़ुलामी में जिए, और ये आज़ादी हमने अपनी आज़ादी के बाद भी नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली। आज के दिन में क्या आज़ादी है? अक्सर लोग मेरी उस पर लिखते हैं कि आएगी काली वीगो। इट्स एन एक्सेप्टेड नॉर्म। सो नंबर वन, दिस बैगेज ऑफ गुलामी, इसने हमें, और इकबाल का कलाम इसी के ऊपर था कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम शाहीन हो और अपनी कदर पहचानो। सो नंबर वन इज़ दैट। नंबर टू, जब आप ऐसे कल्चर में और इसी बैकग्राउंड को देखें तो हमारा तालीमी बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आता। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ गुड एजुकेशन, वी डोंट हैव गुड रोल मॉडल्स। मैं नौजवानों से जब पूछता हूँ तो कि वो क्या एस्पायर करते हैं, तो उनके दिमाग में कोई ग्लोबल नाम होता है, कोई पाकिस्तानी नाम नहीं होता। पाकिस्तानी नाम भी आ जाए तो एक ले दे के ईदी साहब आ जाते हैं, राइट। और एग्जैक्टली. कौन से 10 नाम बता दें लीडर्स के इस मुल्क में, ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट इंटरेस्टिंग बात है कि वो हाईलाइटेड नहीं है, और इंटरेस्टिंग बात है कि वो हमारे नौजवान उनको नहीं जानते। आई वॉज अमेज, मैं कराची में एक ट्रेनिंग करा रहा था एंड स्टूडेंट्स डिडंट नो अबाउट जहांगीर खान, The squash the champion. squash champion, the greatest sportsman ever, who won 555 matches consecutively. It was an honor to lose to Jahangir Khan from Pakistan, and young people don't know about him. So number two, there are no role models. Number one is the baggage. Number two, there are no role models. Number three, I think most of us live in survival. और जो सर्वाइवल स्टेट होती है ना हमारी एज एन इंडिविजुअल, जिसमें हमें इम्प्रेस करना पड़ता है जीने के लिए, जिसमें हमें कुछ ताल्लुक दिखाना पड़ता है और पव्वा दिखाना पड़ता है, या हमारे पास पैसे नहीं होते और हमें किसी से मांग के गुजारना पड़ता है, सो दैट टेक्स अवे your ability to think, your ability to decide creatively, your ability to collaborate. In the survival mode हम fight or flight ही करते हैं, और ये मुल्क fight or flight में अक्सर नौजवान भी आपको नज़र आएंगे और ज़्यादातर लोग भी नज़र आएंगे कि बस सर्वाइव करना है हमने। लेकिन जो फेस करने वाली बात होती है ना, अपने चैलेंजेस को, अपनी रियलिटी को, हम उससे दूर है। सो लॉट्स ऑफ बैगेज, नो रोल मॉडल्स, and then as a person I'm in my survival all the time, so you can't expect great things to come out. I think those are the three big problems. सर, यूथ की आप बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर मोटिवेटिंग देम ऑल अलोंग द वे. सो सर, when we say this word motivational speaker, तो हमें लगता है कि बस एक लम्हे की मोटिवेशन होगी एंड देन दिस विल डिसिपेट. सो लाइक आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यू आर मोटिवेटिंग द यूथ. If I were to ask you, what is like the role of a motivational speaker and what he is doing in this space? I wish I was not a motivational speaker. Why not? Now that the criticism is out and about, every day there is something going on, and I want you to know that I didn't start as a motivational speaker, और मैंने कभी अपनी प्रोफाइल में भी नहीं लिखा. और मेरे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज रहा है. आई थिंक आई एम मोर ऑफ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, जिसका बिलीफ ये होता है कि लोग मोटिवेटेड हैं. पाकिस्तान में मोटिवेशन नहीं चाहिए. इतने लाख लोग मरी गए हुए थे, दे वर वेरी मोटिवेटेड टू एंजॉय. सियालकोट में आप देखें
कितनी मोटिवेशन थी एक बंदे के साथ. लॉट्स ऑफ क्रिकेट मैच में देखें पाकिस्तान का. सो लोग मोटिवेटेड होते हैं, राइट? किस चीज़ की तरफ मोटिवेटेड होते हैं, उसको फिगर आउट करना. एंड द वाइज ऑफ लाइफ, आई थिंक आई हैव बीन मोर फोकस्ड ऑन दैट. और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जिस तरह मैं आपको कहूँ तुमने ये करना है करना है करना है करना है, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग है. लेकिन तुमने ये क्यों करना है, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा, इससे तुम्हारी लाइफ जर्नी कैसे इम्प्रूव करती है. आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट एंड आई बीन ऑफरिंग दैट टेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, ट्रस्ट मी नईम, के half hour session, 45 minutes of session, and they reconnected with God. They changed their career. They changed a habit. They became more confident. I have seen people, young people come to my classes who could not speak. They sit on TV today. Amazing. Right? So over a period of time, I can tell you a whole lot of stories. However, at the same time, I would say that सिर्फ motivation काम नहीं करती. Motivation is like a fuel. आपके अंदर एक एनर्जी भर गई ना, अब उस एनर्जी को आप नईम कहाँ डालेंगे? वो डालने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, वो डालने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए. सो जहाँ मोटिवेशन में जोश छुपा हुआ है, वहाँ एजुकेशन के अंदर होश छुपा हुआ है, डायरेक्शन के अंदर होश छुपा हुआ है. सो इन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल, जब मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं तो कब बुलाते हैं? जब वो कोई एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, राइट? और वो चाहते हैं कि पूरी टीम उसको समझ सके और उसको मोर देन अ प्रोडक्ट, एक कहानी के तौर पे ले जाके मार्केट में डिलीवर कर सके, राइट? सो वो प्लग इन होता है. इसी तरह जब मैं कैंपस में जाता हूँ, अभी मैंने एक बड़े बिजनेस स्कूल के साथ, IBA के साथ ही मैंने ग्रेजुएटिंग बैच के साथ काम किया, राइट? और मेरा काम क्या था कि यार तुम ग्रेजुएट कर रहे हो, तुम्हारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट टू ओपन दैट अप. अब उस सेशन के अंदर स्टूडेंट्स जब निकलते हैं तो वो जो कह रहे होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और अब इसमें से मैंने क्या करना है. सो आई सी डायरेक्ट इम्पैक्ट देयर. मोटिवेशनल स्पीकर, लास्ट थिंग दैट आई लाइक टू से इज़ कि या तो आपने खुद ज़िंदगी ऐसी जी हो जो कि इनफरादियत रखती हो, जिसमें आपने मुश्किल फ़ैसले किए हों, आपने मुश्किलात सही हों, और उसको अगर आप स्पिन आउट करके ऐसे सुना सकें कि लोग अपनी ज़िंदगियों की कहानियाँ बेहतर बना सकें. नंबर 2, आपने इतनी महारत हासिल की हो किस चीज़ में, इतनी एक्सपर्टीज़ हो आपकी कि अब आप उसके बारे में आके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि यार इस डोमेन में क्या क्या मुमकिन है, तो समझ आता है. लेकिन एक नौजवान जिसने कुछ ना किया हुआ हो, एक लड़का लड़की जिसने कुछ ना किया हुआ हो, और जब वो कैमरा खोल के या स्टेज पे जाके मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू करता है, सो आई थिंक कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और दैट हैज़ अर्न मोटिवेशनल स्पीकिंग अ बैड नेम, आई वुड से. Otherwise, motivational speaking has done wonders in this country. Our Prime Minister is a brilliant motivational speaker. He got a lot of awards. Maulana Tariq Jameel is a remarkable motivational speaker. And look at the number of people he has inspired into his cause. So I think ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को engage करने का, लेकिन उसके बाद वाले काम पे भी काम होना चाहिए. जिस तरह अगर मैं यही मिसाल ले लूँ कि there are some Maulanas who go out and do public speaking, right? फिर उसका काम क्या होता है कि इससे लोग इंडक्ट हो जाते हैं, फिर वो डीपर शरीयत समझते हैं ना. इसी तरीके से जब आप डिसकनेक्टेड थे, आपने कहा क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, छोड़ गुजार लेनी है, अब आपने कहा नहीं यार मैंने मकसद ढूंढा, अब आपके अंदर ये आ गया है ना, तो यू विल हैव टू गो डीपर. यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ मोर देन जस्ट मोटिवेशनल स्पीकिंग, विच आई वुड से इज ट्रेनिंग, इज मेंटरिंग, some sort of coaching, or if not just reading on your own, exploring on your own, ताकि आपने जो वो drive generate की है, अब आप उसको सही direction में लगा सकें. But you said कि inspiration is a different thing and a motivation is a different thing. Normally people use that interchangeably, like they kind of sound synonyms. एक ही लफ्ज़ हैं. Like if you can shed some light कि यार what is the difference between inspiration and motivation? मुझे तो same लगते हैं somehow. शायद मेरी vocabulary weak हो, लेकिन मुझे लगता है they are like same thing. How would differentiate between them? So I believe that I can inspire you, but only you can motivate yourself. People motivate themselves. There is nobody external who can come and motivate. External जो है, inspiration लफ्ज़ जो है ना, वो निकला है inspire से. गहरी सांस लें, इसका मतलब है inspire. But when this is the breath of God, it means inspiration. But even that you in that moment have felt so powerful. You see so many choices. You see your own life like, अच्छा मैंने ये किया इसलिए तो ऐसा है, अगर मैं ये चेंज कर दूँ तो ये मुमकिन है. That moment of inspiration
इसको एक तरफ पार्क करें. मोटिवेशन ये तुमने ये करना है, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, गेट अप, लाउडर. आप समझ रहे हैं इसका फ़र्क? ये ज़रूर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोग एक तो हमारे यहाँ समझते नहीं. अक्सर लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग और ट्रेनिंग को भी एक ही समझते हैं, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बट आई थिंक इफ़ यू वुड हियर एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, तो आपको नज़र आएगा उसकी हर बात में वो आपको उठा नहीं रहा होगा. हर बात, कुछ बातों पे मैंने देखा है मेरे उस्ताद रुकवा देते, नहीं इस पे तालियां नहीं बजवाना, अच्छा, तालियां नहीं बजाना, रोको 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 रोको. बिकॉज आइडिया क्या था कि ये बात उतर जाए, राइट? सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस एज आई सी इट. Motivation is without understanding the whys of the people, and it's just pushing them on certain pleasures. तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम ये हासिल कर लोगे. But it's not long term. I do feel that inspiration changes people. वो जो हिदायत है वो मेरे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन मैंने होते हुए देखी है. कभी कभी 10 मिनट में हो जाती है, कभी कभी मल्टीपल सेशंस में होती है. That's not in our control. But to trigger people about life, about their purpose, to get them to think about the values they want to live, is far more than just motivating them to get up and do the job. But then there are people who say like motivation in this whole shit is like garbage. It doesn't make sense. Like, how would you defend that? Some people don't need it. I've never followed a motivational speaker. Right? I didn't need a motivational speaker to motivate me. And some people are like that, right? Some people don't need it, and for them that thing is useless. So I agree with them. मैं उन लोगों को कहता हूँ तुम्हें नहीं ज़रूरत. But there are people who would listen to a motivational speaker जो कि बिल्कुल सही बातें करके गया है, right? उसने वो करनी नहीं है आपके लिए. वो आपके डंबल नहीं उठा सकता, वो आपके लिए भाग नहीं सकता, वो आपके लिए किताबें नहीं पढ़ सकता, वो आपके लिए जाके लोगों से रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता. ये उस बंदे ने करना है जो कि इवेंचुअली क्या कह रहा है, oh, motivational speaking is shit. No, it's not shit. You're shit. You're not moving. You're not acting. Greatly put. And you're greatly not put. shit. You're just being shitty. Do you Because think, you have learned that. I got it. But do you think being inspired and feeling motivated, like most of your time, is a good habit to have it? Or habit is a completely different phenomenon? I seek inspiration from everything, from people, from nature. मतलब आजकल तो मैं नेचर से बहुत ही ज़्यादा इन टच, तो मुझे तो नेचर की बहुत, जैसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं. तो इकबाल का कलाम भी है कि खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, तो सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर. देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान आ जाएं तो खामोश चीज़ में पैगाम आते हैं. I have learned that being happy all the time is not the answer. And I think a lot of motivational speaking takes us to that. Oh, you've got to be happy. You've got to have a big smile on your face all the time. And that's not how life works. Life is a coin. It has good. It has bad. It has happiness. It has sadness. But your purpose is beyond all of that. And to achieve that purpose, you will see the goods and the bads. Let me tell you कि आप सबसे ज़्यादा सबक भूखे पेट पे सीखते हैं, टूटे हुए दिल के साथ टूटते हैं. You know, so I think those moments are very precious. So no, the idea is not to be happy all the time, but the idea is to never lose hope. The idea is to never give up on your piece of action. Since we are left with very limited time, so before concluding this podcast, I will ask you 2-3 very quick questions. What are some of the good habits that youth should have and people of Pakistan should generally exhibit? जल्दी उठें. बहुत फ़र्क पड़ता है उस खामोशी का, उस तन्हाई का. जो परिंदे जल्दी निकलते हैं उन्हें वो चीज़ें मिलती हैं जो लेट आने वालों को नहीं मिलती. राइट? ज़िंदगी का कानून ऐसा ही है. सो नंबर 1 हैबिट तो ये होगी. नंबर 2 हैबिट पढ़ने वाले बने. ये जो सिखा दिया किताबी बातें, बुकिश 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 बुकिश, हम किताबों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं. इंसान आगे इसलिए बढ़ सका क्योंकि माजी वाले लोग लिख के चले गए, तो आने वालों ने वो उठा के पढ़ा और उसके आगे बिल्ड किया. राइट? आप तक न्यूटन कैसे पहुँचे हैं, आप तक गैलीलियो कैसे पहुँचे हैं, सारी चीज़ें कैसे, आप तक तारीख कैसे पहुँची है. सो किताबें पढ़ें. किताब में बहुत ताकत है, और
कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो, कोई ब्लॉग किताब का ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरी नज़र में. सो बिकम एंड रीड व्हाटएवर यू लाइक रीडिंग, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट यू. आई बिलीव दैट it doesn't, you don't have to read the 50 self-help popular books in Pakistan. You should read what you like reading so that it grows you. Number 3 habit I would say कि अपने beliefs को question करें. उमेर को अपने आप को इंसान समझना है, ये मानना है कि उमेर गलत हो सकता है और हो सकता है नईम सही बात कर रहा हो. बल्कि अगर नईम कोई मुख्तलिफ बात कर रहे हैं ना, तो अपनी बात छोड़ के नहीं यार तू मुझे इसके बारे में बता और बता. अगर हम ये रवैया अपना लेना बतौर नेशन, हमारे जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना जिन चीज़ों पे, हमें समझ आएगा नहीं यार ये भी सही बात कर रहा था, ये भी सही बात कर रहा था. आंसर हम दोनों का मिल के बनता है. सो दैट्स द थर्ड हैबिट दैट आई वुड सजेस्ट, टू क्वेश्चन योर ओन बिलीव्स, टू एक्सप्लोर द डिफरेंट, एक्सप्लोर द ऑपोजिट. एंड इट डजंट मीन दैट यू गोना लूज योर peace. I think that's the insecurity that we carry. I think you will strengthen, you will become better. Normally when a person have accomplished so much, like people like yourself who have done like awesome work for the community, for themselves, for their family, and for people all around them, impacting the youth and making them understand the meaning of life. After all that, after accomplishing so much, like हम सुनते हैं कि भाई जिंदगी में passion हो तो that leads to a happy life. So are you happy with your life in terms of what you have accomplished so far, and you have that celebrity level fame going on around you? I have seen that in your seminars and on your social media presence. So if you can like tell us, like, are you leading an amazing, satisfactory and happy life? Are you happy with this? That's a very loaded question. Let me break it down. I don't feel good getting the celebrity status. I've never liked protocols. And I feel कि उससे बहुत distance create होता है, और protocol के अंदर बैठा हुआ शख्स बहुत तन्हा होता है, और मुझे वो तन्हाई पसंद नहीं है. Interesting. मैं अपने हॉल में भी स्टेज पे कम खड़ा होता हूँ, तो मुझे ये पसंद नहीं है. और मुझे लगता है कि आप फिर वो नहीं रहते जो आप हैं, आप वो ब्रांड बन जाते हैं जो कि आपने बनाया होता है, और आप उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं. Happiness, like I said that the purpose of life is not to be happy. God is not interested in your happiness. It is us who are interesting to have a happy life. But he is interested in your salvation. He is interested in you rising above. He is watching your performance and he wants you to do well. He has put out this amazing field. उसमें कभी मुश्किल बॉस भी टकराता है, कभी खतरनाक माँ बाप भी टकराते हैं, कभी वेले दोस्त भी टकराते हैं, और उन सब में ही आपका मकसद छुपा हुआ होता है. I don't think the purpose of life is to be happy. The purpose of life is to be in a state of joy. And joy is different than happiness. Happiness comes and goes. I can get you a coffee and you'd be happy. Oh, Butler's coffee. But that happiness will die after 5 minutes. But the state of joy is different. It's consistent. And I think that only comes in when you live a life worth living. जब आप आईना देख के अपने आप को देख के कह सकें हाँ यार, I did the right thing. That's when you are in that state of joy. And I do feel about a whole lot of things कि मैं बहुत ज़्यादा वो state enjoy की है, और मैं अभी भी उसी state में चलता हूँ. I could be sad on a day, but I never lose that joy. That मैंने शायद बहुत कम कुछ ऐसा किया हो जिस पे मैं सख्त नाला हूँ. मैंने अगर वक्त भी लगाया, पैसे भी कमाए, बहुत सारी चीज़ें भी की, ये शशके भी इंजॉय किए, तो सारे अच्छे काम करते हुए किए यार. आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब, एंड अल्लाह वॉज मोस्ट काइंड. आई गॉट रिवॉर्डेड फॉर दैट जॉब. एंड ट्रस्ट मी दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर, राइट? अ ब्यूटी क्वीन इज गोना लूज हर ब्यूटी. I'm a speaker. What if I don't have a speech tomorrow? Right? So I always remember that, and I think that has kept me on the ground, that nothing is forever. Things come and go, but that state of joy. Interesting. जिस तरह अल्लाह बहुत सारी बुराइयों के बारे में कहते हैं, जो लोग ये बुराई करते हैं ना, उनके मुंह काले हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं. They cannot live with themselves. एंड लेट मी टेल यू कि उनकी स्टेट ऐसी हो जाती है कि वो दिन भर भागते रहते हैं, एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़, सोशल मीडिया से निकल के ये, और कुछ नहीं तो नशे. ये ज़िंदगी है, भागने वाली ज़िंदगी. एंड आई हैव नॉट लिव्ड दैट लाइफ. आई हैव लिव्ड अ लाइफ वेयर इन आई हैव been satisfied
with my I've been outspoken. मैंने किसी टेबल पे झूठ नहीं बोला, मैं किसी से नहीं डरा. मैंने ऐसे स्टेजेस पे ऐसी बातें की कि मेरे साथीदार मतलब घबरा गए होंगे उन्होंने आके बस कुछ चीज़ों पे. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने क्योंकि वो किया तो मुझे कोई गम नहीं है कि यार मेरे दिमाग में जो था मैंने कहा, मुझे जो चीज़ सही लगती थी I did that, and I think that's what we should all do. I really believe that people should listen to their voice. झूठ नहीं आता अंदर से. मुझे तो अंदर से कभी 2 नंबरी का मशवरा नहीं आया. ऊपर से आया है, अंदर से नहीं आया. So yeah, it's been Allah is most kind, and I feel very pleased to have lived this journey, and I don't think I would like it any other way. Amazing. One last question before we wrap it up. Where do you see Pakistan going right now? We are in 2022. Let's say if I were to ask you to draw a picture for me of how the 2032 is going to look like 10 years from now. Where is Pakistan standing? The youth of Pakistan, what they will be doing? Do you have any idea based on their reality, habits, what they are doing right now? Yeah, that's a tough question. I think I'm too young to be predicting the future of the country. But based on the situation that we are right now, I think we are in a transition. We are in a transition. मैं जब growing up हमने ऐसी हुकूमतें देखी जो हम एक दिन आएगा. And I campaigned for it, right? A lot of young people campaigned for it. I used my stage for it. I used my social media for it. I believed in the change. And that change came in. But that change didn't make a difference, right? I think right now we are going through a process that is very long term. Mm-hmm. If Pakistan has to rise, तो ये जो इस change ने expose किया है ना, अब उस सब से deal करना पड़ेगा. और तारीख ये बताती है कि ये peaceful process नहीं होता. So I feel a little scared as well sometimes. But I'm hopeful that what this country has learned after voting for change and realizing that things don't change like that, we will come to systems now. We'll come to processes. हम शख्सियत परस्ती छोड़ के हम कहेंगे अच्छा भाई काम की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं. It's not about a hero who's going to change our nation. It's going to be all of us. And when all of us will become that, this country will change itself. So I see that now the movement will be more than worshipping one idol and trying to get that person to change everything. I think the next 10 years of Pakistan are different people taking charge of different domains. Inshallah. Sir, thank you very much for your valuable time, valuable insight. I could talk to you for hours and hours and hours, but since you have a meeting to attend, you have to leave us like that in the middle. Inshallah, hum aapko dobara bulayenge and we will talk about more and more topics. Thank you very much, sir, once again. And audience, thank you very much once again for listening to this long podcast, and I hope you find value out of it. Umair bhai ke socials jo hain wo description mein honge. Make sure you follow him. He is an amazing inspirational speaker, trainer, and whatnot. You can learn a great deal from him. And don't forget to like this video and share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.